नमस्कार, स्वदेश खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजार की खबरों के साथ, जहां बाजार ने आज आखिरी घंटे में अपनी बढ़त गंवा दी। निफ्टी 142 अंकों से ज्यादा फिसलकर 17,102 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी 460 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। ऑटो, रियल एस्टेट, IT और बैंकिंग शेयरों में गिरावट देखी गई। सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। बाजार के एक्शन का पूरा हाल बता रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो जैसे कि हमने देखा पूरे हफ्ते बाजार में काफ़ी वॉलेटाइल एक्शन देखने को मिला। मंथली एक्सपायरी भी थी गुरुवार के दिन और मंथली एक्सपायरी काफ़ी अच्छी कटती हुई दिखी। और शुक्रवार का दिन यानी आज का दिन शुरुआत तो धुआंधार होती हुई दिखी, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में बाजार में कमजोरी का दबाव देखने को मिला और क्लोजिंग में फिर कमजोरी वाली ही देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक पूरे हफ्ते का एक्शन अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स थे जिन्होंने वीक परफॉर्म कर दिखाया। कुछ सेक्टर्स थे जो कि गेनिंग मोमेंटम दिखा रहे थे, जैसे कि FMCG स्पेस में तेजी दिखी इस हफ्ते में। ऑटोमोबाइल स्पेस ने भी परफॉर्म कर दिखाया। इसके अलावा निफ्टी में गेनिंग मोमेंटम पूरे हफ्ते कहां पर देखने को मिला? टॉप गेनिंग मोमेंटम हीरो मोटोकॉर्प में करीब 10% की तेजी स्टॉक ने दिखाई है। इसके ठीक पीछे HUL में करीब 5% की बढ़त देखने को मिली। HDFC लाइफ का स्टॉक, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में रहे, जहां पर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स दिखे। HDFC लाइफ में पूरे हफ्ते अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन इसके विपरीत SBI लाइफ बावजूद नतीजे अच्छे देने के स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और आज के सत्र में भी हमने देखा कि SBI लाइफ में कमजोरी के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। क्लोजिंग भी जब हुई करीब 3% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। निफ्टी में लूजिंग मोमेंटम पूरे हफ्ते कहां दिखा? कोल इंडिया का स्टॉक 10% तक लुढ़कता हुआ देखने को मिला। इसके ठीक पीछे ONGC में 8% की कमजोरी रही। BPCL, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल थे, जहां पर बिकवाली का दबाव, लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। इस बीच मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप में काफी हद तक देखने को मिला। स्कैफलर इंडिया के स्टॉक को देख लीजिए, करीब 20% तक के रिटर्न्स पूरे हफ्ते में स्टॉक ने दिखाए। क्रिस्टल में करीब 10% तक की तेजी दिखी। फिनिक्स मिल्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल रहे, जहां पर अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड्स नजर आया। और मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम टाटा कम्युनिकेशन, धनी सर्विसेज, अतुल लिमिटेड, नाल्को और माइंडट्री जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला, जहां पर लाल निशान के साथ कमजोरी का दबाव देखने को मिला। मारुति सुजुकी और अल्ट्राटेक आखिरी कुछ घंटों में दोनों कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए और नतीजे जो थे अनुमान से भी अच्छे आते हुए देखने को मिले। और इसी का एक इम्पैक्ट था जो कि दोनों स्टॉक प्राइस पर पड़ता हुआ दिखा, लेकिन फिर बाजार खत्म होते होते वहां पर भी बिकवाली रही। तो क्लियरली बाजार की शुरुआत धुआंधार होती हुई देखी हमने, लेकिन क्लोजिंग के वक्त तमाम इंडेक्स और तमाम सेक्टर्स में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव रहा। और नतीजों का सिलसिला जारी है। मारुति सुजुकी ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। ऑटो सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी के नतीजे कैसे रहे, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, कैसे नंबर्स रहे मारुति के? तो मारुति सुजुकी के नंबर्स देखें तो जो स्ट्रीट के एस्टिमेट्स थे उससे काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं। सबसे ज़्यादा बीट जो है उनके मार्जिन और उनके प्रॉफिट फिगर में देखने को मिला है, जहां पे हम 8.3% के मार्जिन की उम्मीद कर रहे थे, कंपनी ने 9.1% के मार्जिन दर्ज किए हैं। और बॉटम लाइन में इनका मुनाफा 58% से बढ़ता हुआ नजर आया है। साल दर साल की ग्रोथ अगर देखें तो आय जो है इनकी अनुमान के मुताबिक आई है और EBITDA में करीब 22% का उछाल इस बार देखने को मिला है। बट कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिसके चलते हम ये मान सकते हैं कि स्ट्रीट इतनी ज़्यादा खुश नहीं हुई है नंबर्स को देखकर, क्योंकि इनकी अदर इनकम देखें तो वहाँ पे काफ़ी जम देखने को मिला है। जो 90 करोड़ की अदर इनकम इन्होंने लास्ट ईयर दर्ज की थी सेम क्वार्टर में, वो बढ़कर 474 करोड़ हो गई है। कहीं ना कहीं वो भी इनके मुनाफे के नंबर को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। इसी के साथ चिप शॉर्टेज की दिक्कतों के चलते कंपनी ने 2.7 लाख गाड़ियां जो है वो कंपनी नहीं बना पाई है, ऐसा उन्होंने बताया है। और काफ़ी सारे ऑर्डर्स इनके पेंडिंग है, जहाँ पे 2.7 लाख व्हीकल्स जो हैं कंपनी के इस साल जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसके ख़त्म होते से इतने सारे ऑर्डर्स जो हैं कंपनी के पेंडिंग हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि स्ट्रीट को शायद नहीं पसंद आए होंगे, बट ओवरऑल इस बार का परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी बेहतर रहा है स्ट्रीट के अनुमान की अपेक्षा। शुक्रिया सृष्टि उस पूरे अपडेट के लिए। तो वो थे मारुति के नतीजे, लेकिन IT की बड़ी दिग्गज कंपनी विप्रो ने भी नतीजे जारी किए हैं। मुनाफा 2,969 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,087 करोड़ पर पहुंच गया है। और क्या डिटेल्स हैं विप्रो के नंबर्स की, बताने के लिए मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला मेरे साथ जुड़ रही हैं। विनी, बताइए क्या क्या डिटेल्स आपने पढ़े विप्रो के नंबर्स में? तो विप्रो के ओवरऑल नंबर्स देखे जाए तो रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है, मुनाफा जो है
वो इन लाइन आया है एस्टिमेट्स के हिसाब से, पर मार्जिन और जो गाइडेंस दी है आगे जाते हुए कि वहाँ पे थोड़ा मिस देखे है। तो पहले रेवेन्यू की बात करते हैं, तो रेवेन्यू आया है अराउंड रुपी रेवेन्यू जो है 20,861 करोड़ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे क्योंकि आईटी कंपनी है, वहाँ पे इंक्रीज हुआ है 3% का क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो इन लाइन है रेवेन्यू। प्रॉफिट्स आए अराउंड 3,087 करोड़ की, तो श्योरली वो भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। पर ओवरऑल आईटी की जो सर्विसेज है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स है, वहाँ पे हमने एक कॉन्ट्रैक्शन देखी हुई है 60 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और आईटी सर्विसेज की स्पेशली ऑपरेटिंग मार्जिन्स है 17% के। ओवरऑल इबिट मार्जिन्स में भी कॉन्ट्रैक्शन देखी है अराउंड 60 बेसिस पॉइंट की, और इबिट मार्जिन्स ओवर ही आ रहे हैं 16.3% के। उसके अलावा जो आउटलुक बात करते हैं Q1 FY23, वहाँ पे कमेंट्री में जो मिली है ये आउटलुक, वहाँ पे है कि कंपनी ने बताया कि उनकी जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है आईटी सर्विस बिजनेस की, वहाँ पे वो रेंज करेगा अराउंड $2,748 मिलियन टू $2,803 मिलियन से। तो वो अराउंड सिक्वेंशियल ग्रोथ 1 to 3% का सिक्वेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल बोल सकते हैं मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है, इन लाइन तो स्लाइटली बिलो बोल सकते हैं क्योंकि मार्जिन्स और गाइडेंस पे थोड़ा मिस आया है इस फ्रंट पे, तो इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स बोलेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे। देश की दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के एंकर इन्वेस्टर्स के नाम 2 मई को सामने आ जाएंगे और कंपनी की एंकर इन्वेस्टमेंट के जरिए 5,600 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में दीपम के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने बताया कि एलआईसी की लिस्टिंग 17 मई तक हो सकती है। आइए सुनते हैं ये पूरी बातचीत। टाइमिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह की एडवर्स सिचुएशन है मार्केट में, रशिया यूक्रेन टेंशन है, उसके बावजूद भी इसको लाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो वैल्यूएशन है उस प्रभावित हो सकती है, या फिर आपको इशू साइज उसी की वजह से कम करना पड़ा। इसके बारे में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सवाल आए थे, जिसका विस्तार से हमने आपको बताया था। निश्चय ही हमें मार्च में जो हमारा पूरी तैयारी थी उसको हमें स्थगित करना पड़ा, क्योंकि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यूक्रेन का क्राइसिस हुआ है, उसके बाद कई और फैक्टर्स भी रहे हैं, जिसमें कि यूएस इन्फ्लेशन, फेड का आना, वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ी, तो इसलिए हमने उसको वॉच किया है। और जब मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी है, इंडियन मार्केट में स्टेबिलिटी है और डोमेस्टिक डिमांड है और हमारे एंकर डिमांड भी हमारी निर्धारित हुई है, तो उसको सब एडवाइज़र्स जो सलाहकार हमारे हैं उनके मदद से ये हमने साइज़ और ये टाइमिंग तय की है। सरकार के हिसाब से अगर पूछूं तो क्या आप इस चीज़ को लेकर उतने उत्साहित हैं जितना आप पहले थे? जितनी रकम आप पहले जुटाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी योजना थी, उसमें अब बड़ी कटौती करनी पड़ी है, तो उसको लेकर आप थोड़े से मायूसी है? नहीं, हम तो लिस्टिंग इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एलआईसी एक बार लिस्ट होती है तो उसके आगे की कार्यवाही चालू होती है। और जहाँ तक सवाल है डिसइन्वेस्टमेंट का, विनिवेश का, वो तो बहुत हद तक मार्केट कंडीशंस पे ही निर्धारण रहता है। हम चाहते हुए भी मार्केट का तो हमें रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, उनकी कंडीशंस का रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, और उसका प्रभाव स्टॉक मार्केट में जनरल क्या हो रहा है उसका भी हमें लेखा जोखा रखना होगा। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की से बात करें तो क्या उसका पैटर्न होगा आगे जाके, कब तक इसका रोड मैप क्या होगा, उसको लेकर किस तरह की योजनाएं हैं? देखिए, अभी तो लिस्टिंग की बात हो रही है और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का निश्चय ही हम जो रोड मैप है वो उसके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी संस्था है एलआईसी और इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे किया जाएगा उससे आगे विचार होगा। लेकिन एक हमने प्रोस्पेक्टस में ये घोषणा की है कि हम 1 साल तक एफपीओ नहीं लाएंगे इसमें। लास्ट क्वेश्चन एंकर इन्वेस्टर के बारे में, कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स हो सकते हैं और कितना रकम आप उम्मीद कर रहे हैं एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से? एंकर इन्वेस्टर्स की जो सूची है, क्योंकि वो 2 तारीख को एंकर इन्वेस्टमेंट खुलती है और उस दिन वो सूचना आपको मिल जाएगी जब वो बन जाएगा, और लगभग 5,600 करोड़ का इसमें एंकर इन्वेस्टमेंट है जो कि हमने निर्धारित किया था, जो सेबी नियमों के मुताबिक है, और उस हिसाब से वो पूरी बुक आ जाएगी।
लिस्टिंग इसकी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी मतलब सेबी के रेगुलेशन उसका भी अप्रूवल चाहिए होगा, लेकिन टेंटेटिवली 17 मई की लिस्टिंग है। और देश के लोगों को जल्द ही 5G सर्विसेज का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। TRAI की सिफारिशों पर जल्द ही कैबिनेट में विचार किया जाएगा। टेलीकॉम और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ET नाउ स्वदेश संवाददाता दानिश आनंद से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि देश में पावर की डिमांड इकोनॉमिक रिकवरी का संकेत है। A lot of companies have sent their proposals for the recently launched PLI scheme, but it is also expected that in these factories, IoT and M2M will be the most important things, and this is not possible without 5G. So, are we a bit late as far as the 5G is concerned? Absolutely not. We are on good track. TRAI has given its recommendations on 5G auctions. The entire process which has to go, that process is running in parallel. The NIA is ready. The DCC approvals are ready. We are very soon will go to the cabinet. So it's absolutely on track, and 5G and IoT, which as you very rightly mentioned, will go in parallel. So currently, if we talk about the current situation in the country, we are facing a lot of power shortage right now, and this is happening at the time when we are trying to attract a lot of companies to set up their factories in India so that they can set up semiconductors, right? So is this going to be an issue when you will negotiate with the big companies that want to set up their shop in India? Not at all. This power thing is, see, the demand for power has increased significantly. That's because the economic management of Prime Minister Modi ji, that has proven out to be the best model all over the world today. Today our growth rate is high, demand is from industry, demand from the households, everywhere the demand is growing. And simultaneously the supply side, which is the supply of rakes, the supply of coal, running more plants at more PLF, all that is ramping up simultaneously at a very good pace. So this is not a major concern from the point of view of semiconductors, and definitely the entire industry is looking at India as a very major destination for it. So very lastly, before I let you go, we have like two big companies that have applied for the display fabs. As far as the attracting these companies are concerned, do you think will the government be giving some more attractive policies for these companies? And as far as the other big companies are concerned, like Intel and TSMC, when do you expect them to set up their shop in India? Very soon. Actually, all the majors are evaluating India as a destination. See, today India is at the center of their business plans. And it's a very big move, very, very big change. Converting from business plan to the actual investment, that requires lots and lots of evaluation. We launched the program in December. It is just about 5 months, right? So it's a huge progress in the last 5 months. All right, so thank you so much for ET Now. Thank you. और बेंगलुरु में ही आयोजित सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में 2030 तक सेमीकंडक्टर की खपत $11,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। Over the next 5 years, the electronics manufacturing sector is expected to see record growth. We recently announced Semicon India program with a total outlay of over $10 billion. This program aims to provide financial support to companies investing in semiconductors, display manufacturing, and design ecosystem. We are aware that in order for a semiconductor ecosystem to flourish, it is necessary to ensure adequate support from the government. चिलचिलाती गर्मी में मुंबईकरों को कुछ राहत मिली है। मुंबई में एसी लोकल के किरायों में 50% की कटौती कर दी गई है। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने किराया 50% घटाने का ऐलान किया है। मुंबई में हमने 2 तरह की रेल चलती है, एक है सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास, और दूसरा एसी ट्रेन। लेकिन लोगों की शिकायत थी कि एसी ट्रेन का भाड़ा ज्यादा है, उसको हमने आज आधा कर दिया बम्बई वालों के लिए।
राहत तो इतनी अच्छी होगी कि गर्मी के जो मौसम में जो प्लेटफॉर्म पे एसी ट्रेन जो आती थी तो हम लोग उसे देखकर 4 कदम दूर जाते थे, पर अभी 50% जो अगर ऑफ हुआ है तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी उसमें ट्रैवल कर सकते हैं और ये सबसे अच्छी खुशी की बात है। ये बहुत खुश खबर है मुंबई करके के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी एक मिनिमम फेयर 30 रुपीज़ तक हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट मेट्रो का भी मैं ट्रेवल करता हूँ, घाटकोपर से वर्जो वो भी 30 होती है, तो ये तो उससे भी लंबा रूट, लंबा किलोमीटर मिलेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़। करेक्ट। और मेरी सहयोगी श्वेता वर्मा मेरे साथ जुड़ रही हैं। अब श्वेता, एक ये बात समझना चाहेंगे, ये जो फैसला सरकार ने किया है कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? जब से ये एसी ट्रेन चली हैं, कितनी पॉपुलर हुई हैं, कितने लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, और उसके बाद अब जब यहाँ पर जो किराया है वो 50% कम हो जाएगा तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत होगी लोगों को। जी बिल्कुल सौमित, सही कहा आपने। जिस तरीके से अब सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है एमओएस रेलवे राव साहब दानवे द्वारा कि अब जो एसी लोकल की अगर हम बात की जाए तो देखिए ये 50% इसके दरों में हम देख सकते हैं कि इसे घटा दिया जाएगा। मतलब बहुत बड़ी खबर है मुंबई करों के लिए। हम देख रहे थे लगातार 1.5-2 महीने से इंडियन रेलवे बोर्ड दरअसल इस बात पे काफी टाइम इन लोगों ने सोच विचार किया था, और आफ्टर दिस यानी विचार विमर्श के बाद अब ये देखा जा रहा है कि 50% रिडक्शन होगा अब ये एसी लोकल ट्रेन्स में। आपको बता दें सौमित, अगर हम लोकल ट्रेन्स की बात की जाए तो ये लो रिस्पांस लोकल ट्रेन्स हमें नजर आ रही थी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी इनफैक्ट बहुत कम थी, जिसके चलते एक लेटर लिखा गया था इंडियन रेलवे बोर्ड को सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे द्वारा, ये बताते हुए कि रिस्पांस कम्यूटर्स का काफी लो बताया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा वजह ये दिखाया जा रहा था कि एसी लोकल की जो भी फेयर है यानी जो टिकट के दाम हैं वो काफी ज्यादा हैं। सिंगल जर्नी के जो दाम हैं वो लगभग 140 रुपए तक हैं, 180 रुपए तक डिपेंड करता है जितने लंबे किलोमीटर्स की अगर आप रूट चूज करें। जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब 50% अब जो भी प्राइस है उसे घटा दिया जाएगा। आपको बता दें ये सबसे बड़े अनाउंसमेंट के द्वारा यह भी बताया गया था कि इसके जो नोटिफिकेशन है वो जल्द अब दिल्ली से आ जाएगी और कुछ ही दिनों में मुंबई कर्ज अब 50% कम एसी ट्रेन में अब वो जा सकते हैं, कम पैसा देकर जा सकते हैं, और इस गर्मी के मौसम में उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर बताई जा रही है। सौमित, कुल जाहिर तौर पर मुंबई करों के लिए काफ़ी बड़ी खबर, और जैसा श्वेता बता भी रही हैं कि रिस्पांस जाहिर तौर पर इसलिए इतना अच्छा नहीं आया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टिकट के प्राइसेस थे। अब जब दाम कम होंगे तो शायद ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, ज़्यादा ट्रेन्स बढ़ेंगी, और महंगाई के इस दौर में अगर कहीं भी लोगों का पैसा बचे तो आम लोगों का जीवन तो आसान ही होता है। बहुत शुक्रिया श्वेता उस पूरे अपडेट के लिए।